Hello, student. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सर आपके टीचर्स थे सर Good आपके morning. टीचर्स थे Thank you, beta. Thank you. वेलकम सर So happy Teachers Day. Thank you, beta. Happy Teachers Day. Thank you. सभी को thank you. हाँ बेटा, आज हमें फाइनल टच देना था उस चैप्टर को। हम केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे। फेजेंस करवा दिया था कल मैंने आपको, और सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट की टेबल्स डिस्कस की थी कि ये टेबल्स आपको याद करनी है। Yes, तो sir. ये आपका इसमें सभी टाइप का जो है बॉन्डिंग आ जाता है। अब छोटी छोटी सी कुछ बॉन्डिंग और रह जाती है। जैसे देखो, एक आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जस्ट मीन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कि हाइड्रोजन अटैच्ड विद, ये ध्यान रखना कंडीशन, हाइड्रोजन अटैच्ड विद, और भी अटैच्ड, कोवेलेंटली अटैच्ड, कोवेलेंटली अटैच्ड, ऐसा एक एक जस्ट जस्ट इसको ऐसे कर देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जनरल मीनिंग जब हम लेंगे कि ए वीक अट्रैक्शन, ऐसा लिखेंगे ज्यादा बेस्ट आएगा, ए वीक अट्रैक्शन बिटवीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन। अब लिखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोवेलेंटली अटैच्ड विद another इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सर आपकी स्क्रीन उसको नहीं हम आ बोलते हैं रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलो, बाकी स्टूडेंट्स को सर आ रही है बेटा आवाज, या किसी को भी नहीं आ रहे? सर आ रही है आवाज, स्क्रीन भी आ रही है। सर आ रही है स्क्रीन आ रही है ना बेटा स्क्रीन? हाँ तो बेटा ओके आप सर। देखो, ये आप इसको चेक चेक करो बेटा। आपका इश्यू आता है कई बार, चेक किया करो इसको। बाद क्लास नहीं हो ना उस टाइम इसको एक बार सेट करके देखा करो आप कि क्या मिस हो जाता है। तो ए वीक अट्रैक्शन बिटवीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन कोवेलेंटली अटैच्ड विद अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो स्पेशली बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात हो रहा है, तो जैसे एनसीईआरटी तो बेसिकली 3 एटम ही कहता है। कहता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन। इन 3 की बात जनरली करता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इनमें से कोई भी जो आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सपोज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक है, और एक और है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उससे जो अटैच एच है वो कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच है, ये कोवलेंट बॉन्ड। तो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में जनरली वो क्या कह रहा है, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इधर भी क्या होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई हो। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होता है दूसरे किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक वीक अट्रैक्शन फील करता है बेटा ऐसे। और इस अट्रैक्शन को जो फील करता है, यही अट्रैक्शन जो होता है, दैट अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जस्ट मीनिंग ये नहीं है कि बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, वो नहीं। हाइड्रोजन अटैच्ड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फील अट्रैक्शन विद अनदर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। रीजन क्या होता है, एक्चुअली जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है शेयरिंग बॉन्ड में। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इधर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इसके पास लोन पेयर होगा, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में एक अट्रैक्शन फील होता है, वीक होता है, वीक अट्रैक्शन है ये। मतलब कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इनसे वीक अट्रैक्शन है। सॉरी। तो वीक अट्रैक्शन है, इस वीक अट्रैक्शन को हम
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या आता है? ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर आपका इफेक्ट से पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं, टाइप्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटर मोलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक हमारे पास होता है इंट्रामोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर। इंटर जैसे इंटर स्कूल टूर्नामेंट, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट। तो इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, बिटवीन टू स्पीसीज। अगर दो स्पीसीज हैं, चाहे सेम आइडेंटिकल हो और नॉन आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल स्पीसीज हो, बट टू स्पीसीज के बीच अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। टू स्पीसीज के बीच का एग्जांपल देखो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। जैसे सपोज आपके पास एग्जांपल्स देखें, जैसे देखो वाटर वाटर के बीच में H2O, वाटर। अगर बेटा मैंने वाटर लिख दिया है तो इसका मतलब H2O लिक्विड है, और H2O लिक्विड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे तो ऐसे आएगा HOH HOH HOH, ऐसे अटैच होंगे मोलिक्यूल। अब ये देखो इसके पास लोन पेयर, तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फील करेगा। तो दो मोलिक्यूल के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसको हम जो है, अब इसमें आइडेंटिकल मोलिक्यूल के बीच है, अगर आप देख रहे हो इसके अंदर एग्जांपल, देन ये आपके आइडेंटिकल मोलिक्यूल हैं, HOH HOH HOH। और अगर मैं इसी H2O में आइस कर देता हूं, देखो मैं लिख देता हूं आइस, आइस भी तो H2O है, लेकिन H2O किस टाइप का है? ये सॉलिड टाइप का H2O। तो सॉलिड टाइप H2O आइस में क्या होगा कि वाटर मोलिक्यूल ही अटैच होता है, OH, इधर लोन पेयर इधर लोन पेयर। तो हर एक वाटर मोलिक्यूल इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां H है वहां से अनदर मोलिक्यूल का O अटैच आ जाएगा वाटर मोलिक्यूल का, और जहां पर O है बेटा वहां H अटैच हो जाएगा H2O। तो एक आप देखोगे इसमें ये क्वेश्चनिंग भी बनती है कि वन वाटर मोलिक्यूल इन आइस हाइड्रोजन बॉन्डेड विद 1 2 3 4, 4 वाटर मोलिक्यूल इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए अगर हमारे पास ये आता है कि ऊपर वाला देखो तो एक लाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसलिए इसको लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, फर्स्ट वाला। दूसरे वाला एग्जांपल देखोगे तो नॉन लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर के केस में बेटा लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और नॉन लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी और नॉन लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों होते हैं वाटर में, दोनों टाइप का बॉन्डिंग है। इसलिए सिर्फ लीनियर नहीं बोल सकते, वाटर में लीनियर भी है और नॉन लीनियर भी। बट हम अगर अमोनिया का एग्जांपल देखते हैं, NH3 अमोनिया एज एग्जांपल, NH3, अमोनिया, अमोनिया का मोलिक्यूल होता है NH3। तो NH3 का ये पिरामिडल मोलिक्यूल ऐसे होता है NH3, ऐसे दिखा सकते हो आप NH3 NH3, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो हाइड्रोजन अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये एक लाइन में ही है, इसलिए ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अमोनिया के अंदर आपकी लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल ले लें HF, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। एग्जांपल HF, HF मोलिक्यूल। तो ये स्पेशल केस होता है
एच एफ के साथ 2 लोन पेयर में ऐसे रखता है, फिर ये एच एफ के साथ ऐसे मोलिक्यूल आएगा, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। देखो ये वी शेप बनेगा, क्योंकि जब वाटर की तरह केस हो जाएगा ये ऐसे बनेगा। फिर यहां आपका एफ आ गया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। फिर एच एफ का मोलिक्यूल, फिर ये फ्लोरीन फिर अटैच होगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, लेकिन जिगजैग मोशन में होगा। देखो आप, ये जो जा रहा है सारा मोलिक्यूल, तो 4HF के मोलिक्यूल इस टाइप से अटैच होते हैं, HF ऐसे ऐसे चलता जाएगा मोलिक्यूल। तो ये जो है आपका जिगजैग हो गया, तो नॉन लीनियर होगी। HF में भी नॉन लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो प्योर नॉन लीनियर का एग्जांपल HF। इन तीनों में बात करें तो अमोनिया लीनियर, वाटर में लीनियर भी और नॉन लीनियर भी। अभी तक मैंने ऐसे एग्जांपल लिए बेटा जिन एग्जांपल के अंदर सारा का सारा जो मोलिक्यूल है वो आइडेंटिकल है। आप नॉन आइडेंटिकल मोलिक्यूल भी ले सकते हो, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर। तो अल्कोहल और वाटर के मोलिक्यूल देखो, ROH फिर वाटर, इसीलिए अल्कोहल कोवलेंट है बट इट इज सोल्यूबल इन वाटर। फिर ROH फिर वाटर, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। दैट्स वाई अल्कोहल जो होते हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल है। यहां पर नॉन आइडेंटिकल मोलिक्यूल है बट है इंटरमोलिक्यूलर। ये भी इंटरमोलिक्यूलर है और ऊपर वाला भी जो है इंटरमोलिक्यूलर है। तो दोनों में फर्क क्या है इंटरमोलिक्यूलर में? ऊपर वाला जो आपके 3 एग्जांपल लिए हैं मैंने आपके पास, जो ऊपर वाले 3 एग्जांपल लिए हैं, आइस से लेकर के HF तक सारे मोलिक्यूल आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल हैं तो फिर इनको हम, जो आइडेंटिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इससे हमेशा क्या होगा, इससे आपके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इन मोलिक्यूल के वो इंक्रीज होते हैं, और ये फिजिकल स्टेट जो आती है वो लिक्विड आती है। होमोन्यूक्लियर इंटरमोलिक्यूलर क्या प्रोड्यूस करती है? अराइज, एक तो लिक्विड फिजिकल स्टेट, लिक्विड फिजिकल स्टेट, और दूसरा हाई बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों का रीजन क्या होता है? ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल, ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल। आप देखो इन केसेस में, देखो अगर आप H2O को देख रहे हो, H2O चाहे आपका H2O वाटर वाला है या आइस वाला है या अमोनिया है, ये देखो H2O आइस लिक्विड या सॉलिड होता है। और ज्यादा हो जाएगा तो सॉलिड भी हो सकता है, जनरली लिक्विड भी बोल सकते हो, जनरली लिक्विड या सॉलिड स्टेट है। बट आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे H2O लिक्विड होता है, लेकिन आपने तो कभी ध्यान दिया है H2O लिक्विड होता है बट H2S जो होता है, H2S वो गैस होती है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही नहीं, बिकॉज उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। तो मोलिक्यूल का एसोसिएशन किस में होगा? H2O के मोलिक्यूल में होगा, H2S में नहीं होगा। दूसरी बात देखोगे, ऐसे ही अमोनिया में, ऐसे ही आप HF में, HF जो होता है वो HF तो इवन फिजिकल या सॉलिड स्टेट में चला जाता है। HF तो लिक्विड या सॉलिड स्टेट एसोसिएशन होगा तो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, लेकिन HCl गैस होता है। देखो ये सॉलिड में जा रहा है बट HCl गैस, गैस मतलब अकेला अकेला मोलिक्यूल रहेगा, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। दूसरी चीज देखो जो आपको नजर आ रही है इसमें, कि H2O लिक्विड है और H2O सॉलिड है, मतलब ये आइस है। तो आइस और वाटर में ज्यादा स्पेस जो है वो H2 जो है H2 ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर जो है आइस के अंदर होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि जो आइस होती है, जहां समंदर का पानी होता है, आइस ऊपर तैरती रहती है, बड़े बड़े आइसबर्ग तैरते रहते हैं और नीचे पानी रहता है। इसका मतलब पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम कम है। तो ये अनएक्सपेक्टेड बिहेव, या ये भी कह सकते हो कि वाटर और आइस में, इधर वाटर और आइस में, वाटर इज डेंस देन ये आइस, आइस
गलत कर डेंस कर रहा हूँ ना, वाटर ठीक लिखा, वाटर इज डेंस देन आइस। तो अगर मेरे पास H2O लिक्विड है और एक H2O सॉलिड है, H2O लिक्विड का मतलब वाटर है और H2O सॉलिड का आइस है, तो इसमें अब अगर देखेंगे तो जो डेंसिटी है वो हाई इसकी होगी, डेंसिटी हाई वाटर की, इसकी डेंसिटी लो होगी। तो डेंसिटी हाई है तो इसका वॉल्यूम लो होगा, सेम पार्टिकल ले लें, मास सेम ले लें, तो वॉल्यूम लो होगा और इसका वॉल्यूम हाई होगा। तो आइस जो है वो ज्यादा जगह घेरती है, इसलिए आइस खोखली होती है, बीच में स्ट्रक्चर शेप होती है इसलिए इसका। तो जब हम क्या करते हैं कि H2O सॉलिड का मतलब हो गया आइस, तो आइस को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं हम। तो बाकी किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो लेकिन इसके पार्टिकल 4 डिग्री तक लिक्विड बनेंगे, तो आइस से यहां तक, फिर इससे ज्यादा टेम्परेचर लेते हैं अपने 4 से ज्यादा, तो H2O फिर आगे चलने लगता है। लेकिन यहां तक आओगे तो इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है वाटर का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगेंगे ये वाले, तो पहले मॉलिक्यूल इकट्ठे होने लगेंगे। तो H2 आइस से H2O जब वाटर बनाते हो आप, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, स्पेशली 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। तो वाटर जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम इसका मिनिमम होता है, वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम होता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम मिनिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं डिक्रीज होंगे 4 तक। आगे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, जैसा सब में होता है। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस देखो वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये एक एबनॉर्मल बिहेव है। किसी भी केमिकल में जनरली ऐसा नहीं होता, किसी केमिकल में टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ते हैं, लेकिन आइस के केस में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होने लगेंगे उल्टा। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसका रीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूल के एसोसिएशन हो रहे हैं। दूसरी बात देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं जैसे अल्कोहल और वाटर का, तो दो अलग अलग पार्टिकल है, अल्कोहल अलग पार्टिकल है और जो आपका वाटर अलग पार्टिकल है, तो ये भी इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन अलग अलग पार्टिकल है, तो इसको बोलते हैं हेटेरो न्यूक्लियर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेट्रोन्यूक्लियर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन, जहां हेट्रोन्यूक्लियर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां सॉल्युबिलिटी आती है। इवन कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं तो क्या राइज करता है, एराइज सॉल्युबिलिटी, अदरवाइज सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा जाए अल्कोहल वाटर में क्यों सोल्यूबल है, आंसर दोगे, कंप्लीट आंसर देना है तो नॉर्मल आंसर देना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंप्लीट आंसर देना है तो हेट्रोन्यूक्लियर जो है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी टाइप से बेटा अगर हम एग्जांपल देखें दूसरी साइड वाला इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये क्या चीज है फिर देखो, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी ये बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम स्पीसीज। इसमें स्पीसीज सेम होगी लेकिन पार्ट जो डिफरेंट होंगे बेटा उसकी, डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम स्पीसीज, डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे आप एग्जांपल देखोगे, वैसे हम क्लोरीन का एग्जांपल देते हैं, दिया नहीं अभी तक, लेकिन क्लोरीन एक से ज्यादा प्रेजेंट हो जाए तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए। जैसे क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट आर स्टेबल ड्यू टू, जो ऊपर वाली बॉन्डिंग है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है कि अगर मैं C पर 3H हटा के 3Cl लगा दूं तो ये हो जाएगा CCl3, और इस पर CH पर 2OH लगा दूं तो एक ही कार्बन पर 2OH वैसे टकरा के अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर यहां क्लोरीन आ जाए और वो भी 3 क्लोरीन, एक क्लोरीन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जब बहुत सारे क्लोरीन आ जाए, मोर देन 1 क्लोरीन, क्लोरीन एक से ज्यादा आ जाती है, तब ये पावर आ जाती है क्लोरीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ये पीछे इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा तो यहां पर आपस में जो है वो टकराएगा नहीं, तो नो, इसको बोलते हैं टकराने को स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी तो ये स्टेबल रहेगा। तो क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट का जनरल फार्मूला एग्जाम में ऐसे लिखा आएगा, CCl3 CHO का हम ये क्लोरल बोलते हैं। अगर इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो 2OH मोलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, तो Cl3CH, और फिर आपको कह देता है OH का ट्वाइस। ये ऑर्गेनिक का एग्जांपल है। तो क्लोरल हाइड्रेट्स जो है वो स्टेबल है। अब देखो एक ही मोलिक्यूल है, सारा का सारा मोलिक्यूल एक ही है, अलग अलग मोलिक्यूल नहीं है, एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। तो एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट के बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम स्पीसीज, जब सेम स्पीसीज के डिफरेंट पार्ट में आता है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये एक एग्जांपल और है बेटा हमारे पास, बेस्ट एग्जांपल, वो ये है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल is more volatile, मोर वोलेटाइल का मतलब बेटा लेस बॉइलिंग पॉइंट, गैस में जल्दी बन जाएगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, फिर ऑर्गेनिक का आ रहा है एग्जांपल, तो बेंजीन रिंग के ऊपर फिनोल आ जाए, मतलब OH ग्रुप आ जाए तो ये फिनोल बन गया, और फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो नाइट्रोफिनोल हो गया। अब अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है तो एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट के बीच ये कंडीशन बन गई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट द एसोसिएशन। अब मोलिक्यूल एसोसिएट नहीं होंगे तो आपस में अटैच नहीं हो पाएंगे, तो इजीली जो है गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। बट इसी केस के अंदर देखो आप, इसी केस में इफ वी कंसिडर द पैरानाइट्रोफिनोल, तो पैरानाइट्रोफिनोल क्या होगा, OH, और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा बेटा, NO2। पैरा पोजीशन पे नाइट्रो आ जाएगा तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे नहीं कर पाएगा NO2H से, इसकी बजाय वो क्या करेगा, दूसरे मोलिक्यूल से कर लेगा ये OH। तो अब यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने लग जाएगी, तो ये क्या कर देगी, इसमें एसोसिएशन दे देगी। ये दूसरा मोलिक्यूल है आपका, ये पैरानाइट्रोफिनोल का है, पहले वाला मोलिक्यूल था ऑर्थो आइसोमर, ये आइसोमर जो है पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर में OH OH आपस में अटैच हो जाएंगे तो ये तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रा की बजाय इंटर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये तो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी एसोसिएशन, प्रोड्यूस एसोसिएशन। यहां पर एसोसिएशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो आपको इन मोलिक्यूल को अलग करना डिफिकल्ट होगा, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होंगे तो ये लिक्विड में रहना पसंद करेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का लो बॉइलिंग पॉइंट होगा और पैरानाइट्रोफिनोल जो होंगे वो
आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट देगा। और एक दूसरी चीज और, वैसे देखा जाए फैक्टर सारे लगाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए पैरा नाइट्रोफिनोल से, बट इसका हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा फंस गया है OHNO2। एक एक मॉलिक्यूल को अगर देखें तो, एक एक मॉलिक्यूल को देखें तो ये इसका सिंगल मॉलिक्यूल और ये इसका सिंगल मॉलिक्यूल। तो इस कंपैरिजन में ये वाला H इजीली निकल सकता है फिनोल वाला, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, देखो आपको काम आएगा बहुत आगे। तो ये OH जो है वो अकेले मॉलिक्यूल में फ्री है, लेकिन इसमें अकेले मॉलिक्यूल में भी ये HO के साथ बाउंड है तो इजीली नहीं निकल सकता। यही रीजन होता है कि ऑर्थो आइसोमर जो होता है ये लेस एसिडिक होता है देन इससे, ये उसके कंपेरेटिवली मोर एसिडिक है। वैसे वो उसको ज्यादा होना चाहिए था, बाकी फैक्टर लगाओगे, रीजन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रो, फंस जाएगा हाइड्रोजन दो के बीच में, तो इसलिए H देने का पावर कम हो जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल भी कई फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल आप दे सकते हो इसके अंदर। कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल जो आपके पास है, एक ये एक्स्ट्रा एग्जांपल देखो। तो एक्स्ट्रा एग्जांपल में एक आपका आता है कि इस टाइप के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, KHF2, KHF2 is exist but KHCl2 is not। तो उसका रीजन क्या है, KHF2 को अगर मैं ब्रेक करूंगा KHF2 तो K पॉजिटिव और HF2 नेगेटिव आना चाहिए, इट्स ओके हो गया, आयनिक बॉन्ड आ गया। और आगे इसका पोस्टमार्टम करो, K पॉजिटिव, HF में एक F नेगेटिव होगा और एक HF होगा। तो आपने देखा था, देखो HF है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H इसके साथ अटैच है, ये H इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्योंकि फ्लोरीन बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन KHF2। दो बेटा आंसर, क्या क्या कौन कौन से टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है बताओ KHF2 में। Sir, ionic bond. और हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन Hydrogen और bond. और sir, covalent bond. यहां जहां भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया ना तो कोवलेंट बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, याद रखना, क्योंकि डेफिनेशन यही थी कि कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन, ये वाला कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां तो कोवलेंट बॉन्ड तो है ही है, और इधर प्लस माइनस है इसलिए आयनिक बॉन्ड भी है। तो इनमें हम देखेंगे तो ये बॉन्डिंग आएगी आयनिक, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक, कोवलेंट और हाइड्रोजन। लेकिन KHCl2 में ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि अगर K बनाओ, आप देखो K पॉजिटिव बनाओगे तो K पॉजिटिव प्लस आप सोचोगे कि HCl2 नेगेटिव बनाओ, लेकिन अभी क्या पढ़ा था हमने कि HCl तो बनाता ही नहीं है, Cl HCl, एक HCl के पास तो एक ही Cl है, तो एक Cl वाला तो नहीं बनाता, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ये जो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुछ इस टाइप के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम भी आती हैं। तो KHF2 तो एग्जिस्ट करता है बट KHCl2 एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता है। तो इस टाइप के एग्जांपल भी हम कुछ शेयर करते हैं। तो इस टाइप से देखते हो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं कईयों के, एसिडिक कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, सोलिबिलिटी चेंज होगी, देखो तो इस टाइप का इफेक्ट आता है। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर आपने इसमें रीजन क्या बताया था, सीएल वाला, सीएल KHCl? सीएल कब बनाता है, मैंने कहा था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बनाते हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय डेफिनेशन तो बताया था, तो तीन ही नाम तो लिए थे मैंने, वो कौन से Yes, वाले sir. तीन नाम थे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर एक ही एटम में एक से ज्यादा क्लोरीन हो तो बना सकता है। HCl में तो एक ही क्लोरीन है, लेकिन इधर देखो अभी एक क्लोरल हाइड्रेट का एक एग्जांपल लिया है आपने, ये वाला एग्जांपल देखो CCl3CHO, बिकॉज इसमें एक ही एटम पर, कार्बन पर एक से ज्यादा क्लोरीन है। जब मोर देन 1 क्लोरीन आ जाए एक ही कार्बन पर, एक ही एटम पर, तो बना सकता है क्लोरीन।
क्लियर? Yes, sir. अकेला क्लोरीन होगा तो वो नहीं बना पाएगा। तो एक बेटा आपकी ये बॉन्डिंग आती है। दूसरी एक बॉन्डिंग आती है आपकी पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्डिंग। तो इसमें क्या है कि अगर दो एटम के पी ऑर्बिटल साइड टू साइड ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देते हैं तो उसको पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। पी पाई बॉन्डिंग क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बाय साइड टू साइड ओवरलैप ऑफ p orbitals of two atoms। अगर दो एटम्स के p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं तो इसको पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है, एग्जांपल जो है इन बोरोन ट्राईहेलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा जाता है। इन बोरोन ट्राईहेलाइड पी पाई bonding is present between boron and halogen। बोरोन एंड हेलोजन। देखो एग्जांपल, सपोज मेरे पास BX3 बोरोन ट्राईहेलाइड है कोई। अगर मैं जनरली सोचूं तो बोरोन के साथ X बॉन्ड होना चाहिए, ऐसे जनरल वे सोचूं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक वे सोचूं कि एक्चुअल में ये ऐसा है ये बात तो ठीक है, लेकिन और स्पेसिफिक सोचो तो बी एक्स एक्स एक्स, बोरोन के पास अभी भी एक वैकेंट पी ऑर्बिटल पड़ा है। तीन बॉन्ड बनाने के बाद भी वो वैकेंट पी ऑर्बिटल है। और इधर हेलोजन देखें तो हर एक हेलोजन के पास लोन पेयर है 3 3। ये 3 3 लोन पेयर भी हैं। तो इधर जो इलेक्ट्रॉन होंगे लोन पेयर, तो इसके सामने कोई ऑर्बिटल ऐसा आएगा जिसमें लोन पेयर का ये पेयर भी पड़ा है। तो इसके पास, बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल और हेलोजन के पास जो है वो फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल। तो जब फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल आ जाएगा तो ये अपने ओवरलैपिंग करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे हर जगह दे देगा। तो एक्चुअल सीन क्या होगा कि जितना बॉन्ड हम बी एक्स के बीच में सोच रहे हैं उससे बी छोटा आना चाहिए, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर ये हम कह सकते हैं कि यहां लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन overlap with fulfilled p orbital of halogen to form pi bond। It is known as बैक बॉन्डिंग, इसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वापस दे कैसे देगा ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग और पी पाई बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये नॉट रियल स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर है ही नहीं जो हम बनाते हैं। इट इज नॉट रियल स्ट्रक्चर। फिर रियल स्ट्रक्चर है क्या? वो क्या बनाएंगे हम? पी पाई बॉन्डिंग को कंसिडर करके बनाएंगे। तो क्या आएगा देखो रियल स्ट्रक्चर बेटा, BX3 में रियल स्ट्रक्चर ये आएगा बी एक्स एक्स एक्स। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके बॉन्ड बना सकते हैं ऐसे। लेकिन ये जो बॉन्ड है वो फिर एक जगह नहीं रहेगा, ये वाला पाई बॉन्ड जो बनेगा वो सभी जगह प्रोबेबिलिटी है, इधर भी बन सकता है इधर भी। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर आप रेजोनेंस हाइब्रिड में बनाओगे तो बी एक्स एक्स एक्स, यहां आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर 3 जगह डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड बना है आपका, इसको आप बोलोगे पी पाई
पी पाई बॉन्डिंग। तो यही बात मैंने लिखी है, इन बोरोन ट्राइहेलाइड पी पाई बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन बोरोन एंड हैलोजन, और ये आपका रियल स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो BX3 में पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और इसके बॉन्ड जो होते हैं जनरल बॉन्ड से शॉर्ट होते हैं ड्यू टू पी पाई बॉन्डिंग। बट प्रॉब्लम अब क्या पॉइंट क्या हो सकता है कि BX3 है तो हैलोजन तो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे BF3, क्वेश्चनिंग यहां होगी आपकी, BF3 जैसे BCl3, BR3 और BI3। तो जैसे अब बोरोन और फ्लोरीन तो बेटा देखो सेम पीरियड के, इसका भी 2p ऑर्बिटल होगा और इसका भी 2p ऑर्बिटल होगा। बोरोन तो सब जगह 2p ऑर्बिटल होंगे, लेकिन क्लोरीन का अब 2p की बजाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा 3p आएगा, ब्रोमीन का हो जाएगा 4p, आयोडीन का हो जाएगा 5p। तो जैसे जैसे एनर्जी में चेंज आता जाएगा तो बोरोन हैलोजन का बोरोन के साथ पी पाई बॉन्डिंग बनाने का एक्सटेंड कम होता चला जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये अगर हम मूव करें इधर से इधर, ऑन मूविंग फ्लोरीन टू iodine, there is extent of p pi bonding will be decrease. P pi bonding will be decreased due to increase in size of fulfilled p orbital of halogen। तो जैसे जैसे आप BF3 से BI3 की तरफ जाओगे तो ये एक्सटेंट जो है पी पाई बॉन्डिंग का कम होता जाएगा। तो मुझे बता सकते हो बेटा सबसे बेस्ट पी पाई बॉन्डिंग किस में हुई? क्या आंसर दे सकते हो? बेस्ट पी पाई बॉन्डिंग किस में होगा? तो BF3 में सबसे बेस्ट पी पाई बॉन्डिंग होगी, और BI3 में सबसे वीक या पुअर पी पाई बॉन्डिंग होगी। अब बेटा एक कैरेक्टर होता है लुईस एसिड कैरेक्टर या लुईस बेस कैरेक्टर। तो इसमें देखो कि आप देखो बोरोन कौन से वाला बोरोन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट किसके पास है? तो अगर मैं ये देखूंगा कि BF3, इसको तो बेस्ट तरीके से ये इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इधर से, लेकिन BI में होऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन मेरे को मिलने के चांसेस कम हो रहे हैं। तो बताओ सबसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कौन से बोरोन के पास है? तो सबसे जो वैकेंसी, क्योंकि इसको आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन देके इसकी वैकेंसी की नहीं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मैक्सिमम है, यहां का इलेक्ट्रॉन बोरोन का ऑर्बिटल वैकेंट ही रहा है, उसको पी पाई बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। तो यहां वैकेंसी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ बोरोन मैक्सिमम। इसलिए ये क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी लेने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का पावर, इसलिए क्या करेगा, वैकेंसी इसके पास ज्यादा है, मैक्सिमम है, इसलिए किसी और से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर रखेगा। आयोडीन इसको हेल्प नहीं कर रहा, इसके साइड वाला पार्टिकल, इसके साथ वाला पार्टिकल हेल्प नहीं कर रहा, देन ये क्या करेगा, इट हैज हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर स्पीसीज, आयोडीन से नहीं, फिर ये क्या करेगा, किसी और स्पीसीज से लेगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर जब ज्यादा होता है तो मैं क्या बोल सकता हूं, आप देखो, अब आप अपने क्वेश्चंस के आंसर दो। BF3, BCl3 ये सारे आपके
एग्जाम के क्वेश्चन आ गया, BF3, BCl3, BBr3, BI3। अगर मैं इधर से इधर जाता हूं तो मैं कह रहा हूं कि पी पाई बॉन्डिंग एक्सटेंट, बताओ कम करूं या ज्यादा? कम होता जाएगा। सर तो बोरोन की वैकेंसी ऑफ बोरोन कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? कम होती जाएगी। बढ़ती जाएगी बेटा। वैकेंसी कम कैसे होगी? बोरोन को इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहे पी पाई बॉन्डिंग से। इतना कुछ लिख दिया, इसके बाद तो कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होना चाहिए। वैकेंसी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ बोरोन मैक्सिमम है, क्यों? अब ये क्या करेगा? मैक्सिमम है तो वैकेंसी ऑफ बोरोन इंक्रीज होती जाएगी। अगर वैकेंसी ऑफ बोरोन इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर का मतलब है किसी और से, आयोडीन से नहीं, अपने साथी से नहीं। वो तो इस मॉलिक्यूल का पार्ट ही है, वो तो दे ही नहीं रहा उसको। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर फ्रॉम अदर स्पीसीज, बताओ कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर बढ़ती है तो इसका मतलब लीस एसिडिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कोई ज्यादा करता है तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन लीस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो सबसे बेस्ट लुईस एसिड आपका होगा BI3। इसमें बोरोन के पास किसी और स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आयोडीन ने इसको हेल्प नहीं किया। BF3 इसमें सबसे पुअर लुईस एसिड होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे काफी पॉपुलर है, काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। लुईस एसिडिक कैरेक्टर, तो आप दोगे BF3 से BCl3 की तरफ जाओगे तो नॉट। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एक तो पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि इसमें एंगल जो होते हैं BF3, BCl3, BBr3, BI3, इसमें क्या क्या चीजें चेंज नहीं होती, याद रखना हो। तो एक तो इन सब में एंगल जो रहता है, बॉन्ड एंगल सबके अंदर सेम रहता है, 120 डिग्री रहता है, सेम सभी में इतना रहेगा। सबके अंदर ही BF3, BCl3, BBr3, BI3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ही रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं कर लेना। एक डायपोल मोमेंट सबके अंदर जीरो ही रहेगा। म्यू हमेशा सबका जीरो ही रहेगा, सेम रहेगा। तो सबके बॉन्ड एंगल, और अगर डायपोल मोमेंट पूछ ले तो कोई चेंज नहीं करना है, सेम रखने। मतलब पोलैरिटी सेम रहेगी और बॉन्ड एंगल सेम रहेगा, मतलब इन सबकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा। चेंज किस में आएगा फिर देखते हैं। BF3, BCl3, BBr3, BI3, वो आएगा लुईस एसिड कैरेक्टर में चेंज आएगा इसका। BF3, BCl3, BBr3, BI3, लुईस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। लुईस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो बोरोन हैलाइड में आपने ध्यान रखना है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पी पाई बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट रहता है, उस रीजन से ये सारी चेंजेस आती हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाओ फिर आपकी है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग तो दिख ही रहा है, एक का पी ऑर्बिटल दूसरे के डी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। तो पाई बॉन्ड formed by overlap pi bond it formed by overlap of p and d orbital, p and
डी ऑर्बिटल। अगर यहां से होता है आपका पी एंड डी ऑर्बिटल से होता है, देन आपका ऐसा होता है। तो इसका एग्जांपल है इन ट्राइसिलाइल एमीन, ट्राइसिलाइल एमीन फार्मूला है SiH3 का थ्राइस N P पाई D पाई बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ट्राइसिलाइल एमीन बहुत सारे केस बनते हैं इसमें। रीजन क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और सिलिकॉन 3D का है तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के पास फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल। तो इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन देके डी ऑर्बिटल को, इसका पी और इसका डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बन जाता है। तो इसमें इसकी प्रॉब्लम कैसे आती है? अगर इसका प्रॉब्लम का हम पॉइंट देखें, देखो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनाता है वो। जैसे एक एग्जांपल बनाता है, ऐसे कहता है कि ट्राई मिथाइल एमीन, इन सब के रीजन यही है, ट्राई मिथाइल एमीन इज पिरामिडल। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बट ट्राइसिलाइल एमीन, ट्राइसिलाइल एमीन इज ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इवन देखो मिथाइल कार्बन है, सिलाइल सिलिकॉन है, एक ही फैमिली के मेंबर है। या यही क्वेश्चन ऐसे देता है वो, ट्राई मिथाइल amine is more basic than trisilylamine, मोर बेसिक देन। सब क्वेश्चंस के आंसर जो हैं, ये सारे रीजन जो दोगे आप एक ही आंसर दोगे, ड्यू टू पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इसके बारे में आप वेल स्टडी करते हो। ट्राई मिथाइलेमीन, ट्राई मिथाइलेमीन फार्मूला पढ़ते हो। ट्राई मिथाइल मतलब 3 मिथाइल ग्रुप है एमीन के साथ, बिल्कुल आप अमोनिया की तरह स्ट्रक्चर बनाते हो। एन नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है तो CH3 लगा देते हो। अब यहां पर क्या है कि नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल। बट कार्बन देखो सेकंड पीरियड के पास है, कार्बन जो है इसके पास, कार्बन के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए यहां पर कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की जो है रिक्वायरमेंट नहीं है या पॉसिबिलिटी नहीं है। बट if we taking the example, if we take the example of trisilylamine, trisilylamine, only one difference is there. At the place of carbon here silicon is present and carbon and silicon both belong to the same family. Now formula is Si S thrice N. So now nitrogen contain lone pair, but here is presence of silicon और सिलिकॉन के पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ऐसे ही सब जगह आ जाएगा SiH3 SiH3। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है, तो अब नाइट्रोजन के पास क्या है यहाँ पर और सिलिकॉन के पास क्या है? तो नाइट्रोजन के पास आ रहा है आपका फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल,
और सिलिकॉन के पास आ रहा है वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि थर्ड पीरियड का है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल। तो ये क्या कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहां पर नया बॉन्ड बन गया। जो नेक्स्ट बॉन्ड होता है सिग्मा के बाद वो पाई बॉन्ड ही होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे देन एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहां पर सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग हो गया, तो n, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, और वो वाली बॉन्डिंग एक जगह तो रहेगी नहीं, सारे सिलिकॉन है तो तीनों जगह में डिवाइड होगी वो सिलिकॉन। नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज हो गया बॉन्डिंग में, और ये बॉन्डिंग में नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, सिलिकॉन का d, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज p पाई d पाई बॉन्डिंग। लेकिन p पाई d पाई बॉन्डिंग होते इसका स्ट्रक्चर ये आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं है। यहां पर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो देखो 1 लोन पेयर और प्लस 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम पर बेटा जब ऐसा होता है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन 4 वाला आ गया, 4 वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp3 होगा, लेकिन बॉन्ड सिर्फ 3 ही है, तो शेप जो आएगी वो आपकी पिरामिडल आ जाएगी, अमोनिया जैसी पिरामिडल शेप आ गया। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, देखो ये रहा लोन पेयर, तो किसी को डोनेट कर सकता है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सो नाइट्रोजन हैज लोन पेयर which can donate to other species। अगर ये अदर स्पीसीज को डोनेट कर सकता है, टू अदर स्पीसीज को डोनेट कर सकता है, तो सो एक्ट एज लुईस बेस। तो ये लुईस के अकॉर्डिंग बेस्ट बेस से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बट यहां देखो क्या हो गया है, सिर्फ कार्बन की जगह सिलिकॉन आ जाने से सारी सिचुएशन चेंज हो गई है, सारा सिचुएशन यहां पर हमारा चेंज हो गया है। ये सिचुएशन क्या चेंज हो गया है, देखो आपका एक तो आपके पास सिचुएशन चेंजेस के अंदर p पाई d पाई बॉन्डिंग हो गया, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं रहा, लोन पेयर नहीं रहा, तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर कोई नो लोन पेयर, लोन पेयर तो है ही नहीं, और सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, पाई तो काउंट होता नहीं है स्केलेटन में, 3 सिग्मा बॉन्ड है फॉर सेंट्रल एटम। अब 3 सिग्मा बॉन्ड है सेंट्रल एटम के लिए, देन यू कैन से कि इसका हाइब्रिडाइजेशन 3 वाला हो गया, मतलब sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, p पाई d पाई बॉन्डिंग के रीजन से हाइब्रिडाइजेशन आपका चेंज हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन बेटा चेंज हो गया तो शेप भी देखो चेंज होगी अब इसकी। अब इसके पास 3 बॉन्ड हैं, 3 साइड्स हैं, तो ज्योमेट्री जो आ गई इसकी ट्राइगोनल प्लेनर आ गई। ट्राइगोनल प्लेनर, और लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर तो नो डोनर कैपेसिटी, so it can't act as लुईस बेस, या लुईस बेस जो है लेस बेसिक हो गया, ये बोल सकते हैं, किसी को भी मोर या लेस कह सकते हो। तो ये वाला आपका मोर बेसिक आ गया, ये उसके कंपैरिजन में लेस बेसिक हो गया। और सबका रीजन क्या है आपका, सारों के सारों का रीजन बेटा आपका p पाई d पाई बॉन्डिंग। तो ड्यू टू p पाई b पाई बॉन्डिंग आप ये रीजन दे सकते हो। तो देखो 2 टाइप की बॉन्डिंग और पढ़ लिया आपने, p पाई d पाई बॉन्डिंग कुछ स्पेशल टाइप की चैप्टर के एंड में, p पाई b पाई बॉन्डिंग और p पाई d पाई बॉन्डिंग। नेक्स्ट आ जाओ, एक नॉर्मल बॉन्ड जो होता है उसको आप बोलते हो 3 सेंटर, जनरली बोलते हो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक होते हैं 3 सेंटर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ए और बी के बीच 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इनके क्या एग्जांपल होते हैं, देखो लिखा हुआ क्या होता है, 2 सेंटर
2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखा होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बस कभी ध्यान नहीं गया होता है, इसलिए अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, पढ़ी हुई सारी चीजें होती हैं, बस उसको जोड़ना है आपको। देखो जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, डाई बोरेन होता है, डाई बोरेन। डाई बोरेन का फार्मूला होता है B2H6। एक्चुअल में ये डाइमर ऑफ BH3 होता है। दो BH3 पार्टिकल आपस में अटैच होकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, डाई बोरेन। तो अगर मैं सिंगल BH3 की स्ट्रक्चर देखूं तो ये स्ट्रक्चर आती है ऐसे, BH सपोज ये दे दिया H। दूसरे BH3 की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखूं तो ये ऐसे आती है, BH। अब ये क्या होते हैं कि जो मैंने अभी बॉन्ड बनाए हैं, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो इनके ये इलेक्ट्रॉन है। अब बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बोरोन क्या करता है, इस हाइड्रोजन का अट्रैक्शन इसके साथ भी फील करवाता है। इसका अट्रैक्शन ऐसे बाइंड हो जाता है, इधर वाला हाइड्रोजन इसके साथ फील हो जाता है, अट्रैक्शन फील हो जाता है। बोरोन के पास तो और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो अब अगर साइड वाले बॉन्ड को देखोगे, जो साइड वाले बॉन्ड होते हैं इसको टर्मिनल BH बॉन्ड बोलते हैं। अगर आप टर्मिनल BH बॉन्ड देखोगे, टर्मिनल BH बॉन्ड, तो इसमें देखो दो सेंटर है, एक बोरोन है एक H है, और दो ही इलेक्ट्रॉन है, ये देखो। तो टर्मिनल BH बॉन्ड होते हैं, इसको हम बोलेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बस ये पॉइंट होता है। और ऐसे 4 है, देखो 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 टर्मिनल BH बॉन्ड है। और 2 देखो ये बीच वाले हैं, ये देखो इस बॉन्ड को मैं ऐसे देख रहा हूं, ये वाले बिल्कुल ऐसे देखो, ऐसे दिखाई देंगे, रिपल्सन होगा एक इधर और एक बॉन्ड इधर वाला, तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं ये बॉन्ड बना दूंगा H और H, BH और H बना दूं, तो यहां बिल्कुल ये रिपेल होकर के बनाना वाली शेप सी ले लेंगे, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ऐसे मुड़ जाते हैं बीच में से रिपल्सन के थ्रू, लेकिन हाइड्रोजन एक ही होता है। और इधर देखो इलेक्ट्रॉन इधर दो ही है, इधर वाला और इधर वाला, इधर के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, बोरोन। इधर हाइड्रोजन देखूं तो इधर भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बीच वाले बॉन्ड होते हैं, जो बीच वाला बॉन्ड बना रहे हो आप, ये वाले बॉन्ड को बोलते हैं, ऐसे 2 होंगे ऊपर नीचे, 2 ब्रिज, ब्रिज्ड बॉन्ड, या इसको आप बोलते हो बनाना बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड, ये ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड है। इसमें आप सेंटर देखोगे तो जैसे सेंटर टिक करो, देखो एक बोरोन एक हाइड्रोजन एक बोरोन, तो मतलब 2 बोरोन हो गए और एक हाइड्रोजन हो गया, तो टोटल सेंटर हो गए 3। लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही है, देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इन तीनों को जोड़ने वाले 2 इलेक्ट्रॉन है जो अट्रैक्शन फील करवा रहे हैं, तो इसको बोलोगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो अगर 2 एटम के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसमें दोनों टाइप के बॉन्ड होते हैं डाइबोरेन में। B2H6 में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूं AlCl3 का, डाइमर ऑफ AlCl3, तो AlCl3 में देखो बोरोन की फैमिली का ये एल्यूमिनियम है, Al Cl, पहले की तरह अरेंज करो, Cl फिर इधर Cl, एक सपोज ये आ गया, फिर दूसरा देखो Al Cl Cl, ये Cl आ गया। अब यहां जो बीच में है वो हाइड्रोजन नहीं है बेटा, क्लोरीन है, और क्लोरीन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी 3 लोन पेयर है। तो ये और एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इनको दे देता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये वाली स्ट्रक्चर होती है। इसमें अगर साइड वाले बॉन्ड देखोगे, ये वाले बॉन्ड,
अब ये वाला बॉन्ड देखोगे तो ये टर्मिनल हो गए, टर्मिनल AlCl बॉन्ड। तो टर्मिनल AlCl बॉन्ड देखोगे तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन के पास बीच एक बॉन्ड है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसे तो बन रहा है, दो एटम एल्यूमिनियम और क्लोरीन और बीच में दो इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर आप बीच वाले बॉन्ड को ध्यान दो बेटा, आप बीच वाला देखो, एल्यूमिनियम से लेकर के ये वाला, आप यहां से ब्रिज वाले बॉन्ड को ध्यान दो, देखो एक एल्यूमिनियम एक क्लोरीन एक एल्यूमिनियम, तो इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड जा रहा है, इसका मतलब ये जो ब्रिज वाला है, ब्रिज बॉन्ड जिसमें AlCl यूज हो रहा है, तो 3 तो सेंटर हो गए। इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन यहां से चले तो दो इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए, एक इसका, फिर दो क्लोरीन के, एल्यूमिनियम के पास है नहीं, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ गए। तो आपसे तो सिंपली ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का एग्जांपल दोगे AlCl3। अगर वो पूछेगा 2 सेंटर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो एग्जांपल दे देना B2H6। B2H6 में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो जनरली सब में होते ही है, तो ये एग्जांपल याद रखने आपने, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इस टाइप के एग्जांपल देने, तो एक बॉन्डिंग स्पेशल ये आ जाएगी। आज लास्ट में हम कुछ स्पेशल बॉन्डिंग देख रहे हैं चैप्टर के एंडिंग में, जो अलग अलग चैप्टर में हालांकि आएगी आपकी, वो हम पहले ही पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा, नेक्स्ट हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ पी पाई बॉन्डिंग, पी डी पाई बॉन्डिंग के एग्जांपल देखे स्पेसिफिक, फिर हमने 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखे। इसके बाद आ जाओ सम स्पेशल स्ट्रक्चर, जैसे P4 मोलिक्यूल है बेटा, P4 मोलिक्यूल, P4O6 मोलिक्यूल और P4O10 मोलिक्यूल, काफी डिस्कस किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर याद की जाती हैं। P4 कैसे बनाओगे, आप एक काम करो, 4P को आप ऐसे रख दो, 1 2 3 4, और हर एक P को आपस में अटैच कर दो, 1 2 3 4 ऐसे अटैच कर दिया, फिर इस P को इस P से अटैच कर दो, इस P को इस P से अटैच कर दो। अब क्या है, हर एक फॉस्फोरस के पास आपको दिखाई देगा ऐसे, देखो आपके पास फॉस्फोरस के पास ईच के पास 3 बॉन्ड दिखाई देंगे, एक लोन पेयर, बिल्कुल अमोनिया की तरह स्ट्रक्चर आएगी हर एक फास्फोरस की, तो हर एक फास्फोरस के पास ये स्ट्रक्चर आएगा। ये P4 तो काफी स्ट्रेंड मॉलिक्यूल है, स्ट्रेंड बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, स्ट्रेंड मतलब अनस्टेबल होता है, काफी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हर एक फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन देखो आप, 1 2 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, ईच फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3, बट एंगल 60 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना, एंगल 60, क्योंकि स्ट्रेन है, मॉलिक्यूल पास में आ गए, मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, वो 109 डिग्री 28 मिनट वाला नहीं है, तो ये याद रखना आप, 60 डिग्री एंगल होता है P4 मॉलिक्यूल में, इसलिए वेरी रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, टूट जाता है फटाफट। तो P4 मॉलिक्यूल का फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3, और एंगल जो आएगा वो आपका 60 डिग्री आएगा। दूसरा केस देखो, P4O6, तो पहले की तरह जितने P अरेंज करने बेटा, बिल्कुल बेस वही लेके चलो, स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं मैं आपको, स्ट्रक्चर ऐसे याद नहीं होती है, इनके बेस होते हैं, 4P वहीं से लिया, O6, तो जहां जहां आपने कहा था कि इन फॉस्फोरस को बीच में आप जोड़ रहे थे, जोड़ दो, जहां जहां आपने जोड़ा है हर एक फॉस्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल दो, तो ऑक्सीजन यहां आ गया, ऑक्सीजन यहां आ गया, ऑक्सीजन यहां आ गया, ऑक्सीजन यहां आ गया, ऑक्सीजन इनके बीच में आ गया। अब ज्यादा बेस्ट है कि इनके बीच ऑक्सीजन देना, अच्छा एक तरीका और सिखा देता हूं, तो उसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा।
सपोज आपको P4O6 वाला बनाना है, वापिस P4 बनाओ आप, 1 2 3 4, और हर एक फॉस्फोरस के बीच में वो ऑक्सीजन रखते जाओ। इधर ऑक्सीजन आ गया, इधर ऑक्सीजन आ गया, इधर ऑक्सीजन आ गया, इधर ऑक्सीजन आ गया, इस और इस फॉस्फोरस के बीच ऑक्सीजन आ गया, इस और इस फॉस्फोरस के बीच ऑक्सीजन। ये आपकी P4O6 की स्ट्रक्चर हुई। यहां पर जो लोन पेयर थे वो लोन पेयर रह गए आपके। अब इन फॉस्फोरस पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी तो होते हैं, हर एक ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये मिस नहीं करना। इसी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यही वाले। अब वो लोन पेयर कहेगा तो टोटल काउंट करके देने आपने इसमें, हर एक ऑक्सीजन पे भी दो दो लोन पेयर। अब लोन पेयर पूछता है या आपसे पूछता है कि पीओपी बॉन्ड कितने हैं, देखो आपके पास। अगर वो कहता है पीओपी बॉन्ड, पीओपी बॉन्ड, पॉप पीओपी बॉन्ड, तो देखो पीओपी बॉन्ड 1, यहां 2 3 4 5 6, तो पीओपी बॉन्ड 6। अगर पीओ बॉन्ड सिर्फ पूछेगा तो डबल कर देना, 12 पीओ बॉन्ड आ जाएंगे। अब अगर वो कह देता है P4O6 की बजाय P4O10 बनाओ, तो बनाओ ना वही वाला, 4P बनाओ आप, 1 2 3 4। देखो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे डेवलप कर रहा हूं मैं। पहले ये किया डेवलप फर्स्ट वाला, फिर ये किया, अब इससे डेवलप ये कर रहा हूं P4O10। बीच में क्या डालो, एक एक ऑक्सीजन। और जो यहाँ लोन पेयर रह गया था इसको भी ऑक्सीजन से अटैच कर दो, डबल बॉन्डेड, जो फॉस्फोरस के पास रह गया था, बिकॉज फॉस्फोरस 5 बॉन्ड भी बना सकता है। मतलब नए टाइप की बॉन्डिंग और आ गई, ये वाली बॉन्डिंग। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है तो वही पी पाई डी पाई वाली बॉन्डिंग, ये यहां से दे दो। ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, फॉस्फोरस का डी, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, वापिस पी पाई डी पाई बॉन्डिंग आ गया आपका। तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग पे वापिस आ जाओगे आप। ये आपका पी पाई डी पाई बॉन्डिंग भी प्रेजेंट आ रहा है इसमें। तो इसमें भी आपसे जब पीओ बॉन्ड पूछेगा तो कैलकुलेट करना है कौन से वाले पीओ और एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल, P4 मॉलिक्यूल क्या आएगा, P4O6 क्या आएगा, P4O10 क्या आएगा, ऐसे बना के सीख लो एक बार, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप इजिली क्वेश्चन बना दोगे कि भाई इसकी शेप मुझे बनानी आती है, मैं इस तरीके से इस शेप से इसकी स्ट्रक्चर बना सकता हूं। तो सम स्पेशल स्ट्रक्चर आपका, जैसे P4 वगैरह वाला। तो P4 का, P4O6 का, P4O10 का ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर आ जाओ आप, सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होते हैं वो आपके होते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी वीकेस्ट हैं, वीकेस्ट फोर्स। एक्चुअल में एक्चुअल बॉन्ड है ही नहीं, ये हमारे पास वीकेस्ट फोर्स है। तो वीकेस्ट फोर्स अगर आप बनाओगे वैन डर वाल फोर्सेस में, तो वीकेस्ट फोर्स में देखो आपके मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा कि अब आपके पास मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं। देखो पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन हो सकता है, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। दूसरा अट्रैक्शन हो सकता है आपका पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल। थर्ड आपके पास आ सकते हैं दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में इधर से इधर जाओगे तो ये जो है इनमें मॉलिक्यूल के बीच फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस और डिक्रीज होते जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस आपके डिक्रीज होते जाएंगे। तो जो वीकेस्ट फोर्स होगा वो यहां होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड बोल सकते हो आप। वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग है, इसी अट्रैक्शन, इसी को लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं।
लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। तो वीकेस्ट फोर्स जब हमारे पास आता है तो इसी को हम अट्रैक्शन, सबसे वीकेस्ट अट्रैक्शन है, तो यहां पर वीकेस्ट अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इसके लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो अगर हमारे पास पोलर पोलर मोलिक्यूल के एग्जांपल देखो आपके पास, जैसे मोलिक्यूल ले लूं मैं HCl, अभी मैंने बोला था HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ये तो बोल सकता हूं कि H और Cl और HCl का मोलिक्यूल जो है वो पोलर है, बिकॉज दोनों में प्लस माइनस पार्ट होंगे। HCl ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस HCl पार्टिकल में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो यहां एक वीक अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन है कौन सा? पोलर पोलर। तो पोलर पोलर है, दो देखो प्लस माइनस डाइपोल बन रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी बोल सकते हो। अब एक एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं पोलर और एक नॉन पोलर। जैसे मैं ले लेता हूं, एक आपका ले लेता हूं पोलर और नॉन पोलर है ना, तो एक ले लेते हैं अपने HCl, सपोज HCl, और एक ले लेते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल और HCl में भी थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आ सकता है। अब ये जो HCl है, HCl ऑलरेडी देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब ये डाइपोल है, लेकिन यहां ये डाइपोल नहीं है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करेगा, थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, इसमें ये इंड्यूस कर लेगा ClH, ये तो खुद पोलर था, और ये Cl को इंड्यूस कर लेगा, Cl जो इसकी साइड होगा उसको पार्शियली नेगेटिव कर देगा, दूसरे को पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं डाइपोल, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इसने इंड्यूस किया है, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल जो होता है वो फिर इस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से थोड़ा वीक होता है। तो HCl एंड Cl2 का अट्रैक्शन। अब लास्ट देखो, जो नोबल गैसेस का अट्रैक्शन होता है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंडन फोर्स, तो इसमें क्या है, तो इसमें आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे He है या Cl है, क्लोरीन है, तो Cl में भी और क्लोरीन है, Cl मॉलिक्यूल, दोनों ही क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल, दोनों ही नॉन पोलर हैं, तो दोनों ही नॉन पोलर हैं। तो जब नॉन पोलर हैं तो दोनों ही थोड़ी देर में क्या करेंगे, ये अपने अंदर मोमेंट्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाने से प्लस माइनस थोड़ा बहुत बन जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं, दोनों में ही डाइपोल नहीं था, इंड्यूस हुआ है, तो इसको हम अट्रैक्शन को बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो लंडन फोर्स जो होता है वो इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन है। तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन है, प्रोड्यूस क्यों हुआ, रीजन बोलोगे, ड्यू टू arise due to momentary imbalancing of electron। arise due to immomentary balancing of electron। किसी टाइम पे मान लो थोड़ा सा प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुआ तो प्लस माइनस बने, तो उसने दूसरे साइड प्लस माइनस कर दिया। यही रीजन है कि क्लोरीन क्लोरीन गैस को भी लिक्विफाई कर सकते हो, अदरवाइज ये फोर्स नहीं होता तो आप क्यों लिक्विफाई करते। इसका मतलब क्लोरीन क्लोरीन में भी इंट्रैक्शन किया जा सकता है। क्लोरीन क्लोरीन जो गैस है, उस गैस को आप क्लोरीन लिक्विड में ला सकते हो। लिक्विड में लाने का मतलब है कि आप अट्रैक्शन पैदा कर सकते हो, और ये अट्रैक्शन वीकेस्ट जरूर है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, लेकिन ये मोमेंट्री इम्बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से राइज किए जा सकते हैं। दैट्स वाई गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, गैसेस के अंदर भी जो नॉन पोलर गैसेस हैं उनके अंदर भी अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या आ सकती है इसमें, जैसे इस एग्जांपल में इस तरह की प्रॉब्लम कैसे आते हैं, जैसे एज एग्जांपल हमें इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, अरेंज द following species in increasing order of their boiling point। कुछ एग्जांपल दे दिए गए हमें, जैसे हमें एग्जांपल दिया गया बेटा अमोनिया,
एग्जाम्पल दे दिया गया ऑक्सीजन, एग्जाम्पल दिया गया हमें जो है आपका नाइट्रोजन सपोज, ये कुछ एग्जाम्पल दिया गया हमारे पास जो है वाटर, ये कुछ एग्जांपल दे दी गए, इनके बॉइलिंग पॉइंट बताने हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है हमें मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन को रिकॉग्नाइज करना है बेटा। जिन मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, अगर इसमें मैं अब पहले बॉन्डिंग का टाइप ढूंढता हूं, देखो मैं, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो H2O के मॉलिक्यूल के बीच होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अलग कर लो। अमोनिया में भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पॉइंट आ गया। ऑक्सीजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल थे। और ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे। तो हमेशा ध्यान रखो, हिंट, एसोसिएशन जो होता है मॉलिक्यूल में, वो नॉन पोलर से आप पोलर की तरफ जाओगे तो हमेशा मॉलिक्यूल एसोसिएशन बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन आपका इंक्रीज होगा। अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं, अगर आपके पास सिर्फ नॉन पोलर ही हैं, तो फिर नॉन पोलर में देखना है तो मोलर मास इंक्रीज करना। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगे। अब यहां तो ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें भी हाइड्रोजन, ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर जो डिसाइड होगा वो मोलर मास से होगा, डिसाइडेड बाय मोलर मास। पोलर इन दोनों से हमेशा ज्यादा अपना बॉइलिंग पॉइंट एसोसिएशन ज्यादा दिखाई देगा। अब पोलर में भी बात करो, देखो आप पोलर में भी तो एक पॉइंट आ रहा है कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक ये भी हमारे पास हिंट आ गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक साइड देखूं तो N और H के बीच बॉन्ड है, और एक साइड देख रहा हूं तो O और H के बीच बॉन्ड है। O जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका बॉन्ड NH से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा दूसरे वाले OH के साथ, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। किसके कंपैरिजन में? H और ये N, NH कर दो, NH, ये इसके बीच में। तो बिकॉज H नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो अब जिसमें जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो बताओ बेटा ऑर्डर क्या आएगा? मोलर मास देखो, O2 और N2 में ऑक्सीजन का 32 होता है और नाइट्रोजन का 28। तो पहले नॉन पोलर वाले करो आप। हमें ये पता है कि नॉन पोलर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं, तो नॉन पोलर से ज्यादा पोलर में। अब पोलर दो है, देखो आपके पास दो पोलर है, वाटर भी और अमोनिया, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा? सर वाटर का। वाटर का NH3 से। अब इधर दोनों नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है तो किससे देखोगे आप बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसका मोलर मास ज्यादा होता है। तो मोलर मास के हिसाब से N2 और O2, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो आपका अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास से चेक करोगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल का नॉन पोलर से आपने मोलर मास चेक नहीं करना है, पोलर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हमेशा ही नॉन पोलर वालों से ज्यादा होगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। तो ऐसी सिंपल सी प्रॉब्लम आती है छोटी सी, कई बार हमारा लॉजिकली हम क्या इधर उधर घूम जाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। और एट लास्ट, वैसे तो मैं आपको सोच रहा था कि ऑर्गेनिक में करवाता, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्पीसीज कंटेनिंग ओड इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने हो स्पीसीज के, तो हम स्पीसीज का कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे? देखो, जैसे एज एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं CH3 डॉट, और एक एग्जांपल दे दूं CF3 डॉट। मुझे दोनों का हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता करना है। हाइब्रिडाइजेशन भाई क्या आएगा? तो अगर आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो लोन पेयर को हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट किया जाता है। तो हिंट याद रख लेना, हिंट, इफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव atom is present, then unpaired electrons orbital is considered as hybrid orbital। अगर आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन है, ये कंटेन हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिड ऑर्बिटल में लेना होता है। और अगर आपका नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम, देन unpaired electron is not considered in hybridization। तब आपको हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करना है। तो देखो, अगर आप CH3 है तो देखो साइड एटम देखना, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम। अब सपोज आप एग्जांपल को ओपन करो, दोनों को हैं बिल्कुल एक जैसे, लेकिन फिर भी आपसे इनमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए। CH3 में C, अब H है, अटैच है ये इलेक्ट्रॉन। CF3 में देखें, F हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड एटम है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम। तो इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में सिंगल इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 काउंट करना है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और उसको भी काउंट करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन काउंट करोगे 3 और 1 4 वाला हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। अगर मैं यहां पर देखूंगा तो हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम है, तब आपने इसको काउंट नहीं करना है हाइब्रिडाइजेशन। 1 2 3, तो H में सिर्फ 3 बॉन्ड काउंट करोगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन दोगे sp2। तो जब आपके पास CH3 आ जाए, देन बेटा आपने हाइब्रिडाइजेशन देना है sp2। लेकिन अगर आपके पास CH3 की बजाय CF3 डॉट आ जाए, फ्री रेडिकल है ये, CF3 आ जाए तो देना है आपने sp3। तो दोनों की शेप में फर्क आ जाएगा। देखो, ये sp2 है तो H ऐसे अरेंज करोगे आप, ये इलेक्ट्रॉन, और इस शेप को बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैं इस शेप की बात करूंगा तो यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में दिखाना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल इट लुक्स लाइक अमोनिया। वहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें देखो आप, इसकी शेप जो आ जाएगी वो पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन जो sp3 है पिरामिडल। तो दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, एग्जाम में अगर आ जाए तो CH3 पूछेगा तो मिथाइल फ्री रेडिकल, आप बोलोगे मिथाइल फ्री रेडिकल इज प्लेनर, वाइल ये आपका ट्राईफ्लोरोमिथाइल, ट्राईफ्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल इज पिरामिडल। तो ये आपका पिरामिडल हो जाएगा। तो इसको अगर कंसीडर करोगे तो पिरामिडल हो जाएगा। और एक दूसरा क्रैकिंग सा एग्जांपल देखो, आपने फिनोल पढ़ा होगा बेटा, फिनोल।
अगर फिनोल में हमसे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए या फिनोक्साइड आयन में पूछा जाए, फिनोक्साइड आयन होता है ये वाला, तो हमेशा क्या होता है, जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होती है वो देखते हुए आंसर देना होता है। अगर फिनोल है तो फिनोल में देखो ये अनचार्ज स्पीसीज डायरेक्टली है, अनचार्ज है, तो यहीं से डायरेक्ट आप देख लो ऑक्सीजन का अनचार्ज स्पीसीज में। लेकिन ये चार्ज है तो रेजोनेंस लगा के देखो, चार्ज है तो ये चार्ज उतारो पहले, चार्ज है तो ये देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आप रेजोनेंस में भेज दो। इससे क्या होगा, जैसे ये इधर जाएगा फिर अंदर घूमता रह जाए, तो जैसे ये इधर जाएगा तो अपना पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज खत्म कर देगा। तो इसका हम ऑक्सीजन को न्यूट्रल करके, जहां तक नहीं हो सकता है फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर हो सकता है तो न्यूट्रल कर दो, ये ऑक्सीजन इधर कर दो आप, अंदर वाला ये जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ये चीज बन जाएगी, तो ऑक्सीजन पे ऊपर न्यूट्रल चार्ज हो गया। जब अनचार्ज है तो डायरेक्ट प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि स्टेबल है, अनचार्ज स्पीसीज जो होती है वो स्टेबल होती है। लेकिन अगर ये चार्ज्ड है, ये फिनोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड आयन ये चार्ज्ड है, तो चार्ज वाले में से मत निकालो इसको, पहले ऑक्सीजन को अगर पॉसिबल हो सकता है तो अनचार्ज करो, और हो सकता है बिकॉज लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये चार्ज जो है ये बिकम्स अनचार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। ये सारे अब टाइम था तो मैंने डिस्कस कर लिया, वैसे तो ऑर्गेनिक में करता तो अनचार्ज है। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो यहां से तो दूसरे वाले केस में क्या होगा, अब डायरेक्ट नहीं करोगे, अब कहां से करोगे आप, अनचार्ज जो स्पीसीज है वहां से आप हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करोगे। प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम अनचार्ज्ड फॉर्म। तो अब देखो अगर फिनोल है, रेजोनेंस फिनोल में भी हो सकता था, लेकिन फिनोल में अगर आप रेजोनेंस करते, आप कहते कि सर मैं इसको कर सकता हूं ना, लेकिन जैसे ही फिनोल में रेजोनेंस करते आप इधर ले जाते तो ये स्पीसीज बन जाती। ओ इलेक्ट्रॉन गया है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता, इधर वाला ये नेगेटिव आ जाता, ये ऐसे आता। तो अब देखो ये आपका फिनोल है और ये आपका फिनोक्साइड आयन है। अब बताओ बेटा, इतनी मैंने आपको थोड़ी केमिस्ट्री बेसिक बताई, तो बताओ फिनोल में कौन सी वाली स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ए है, इसकी ये स्ट्रक्चर बी है, और इसकी ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है। मैं ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहता हूं, तो फिनोल में कौन सी वाली स्ट्रक्चर से निकालूंगा, बताओ। फिनोल में कौन सी वाली स्ट्रक्चर से, ए से निकालना चाहिए या बी से निकालना चाहिए मुझे, ए से। क्यों क्यों निकालना चाहिए बेटा ए से, ए से क्यों बेटा, क्या रीजन दोगे एग्जाम में आया तो, और अनचार्ज तो स्टेबल अनचार्ज है, अनचार्ज स्टेबल है। तो अब देखो ऑक्सीजन का अब निकालो आप, तो आपको काफी अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे जो कभी जनरली सोचते ही नहीं हम। एग्जामिनर ढंग का बैठा होता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना लेता है। तो अब इस ऑक्सीजन में क्या करूंगा, तो मैं दोनों लोन पेयर काउंट करूंगा, 1 2, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड काउंट करूंगा, टोटल 4 आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। 4 का मतलब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 दूंगा मैं। तो जो फिनोल में ऑक्सीजन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन अगर मैं फिनोक्साइड आयन में देखूं, तो फिनोक्साइड आयन में बताओ बेटा, मुझे ए से डिसाइड करना चाहिए ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन या बी से, सर बी। बी से डिसाइड करना चाहिए डायरेक्ट। बी से क्यों कर रहे हैं बेटा, क्या रीजन दिखा सकते हो आप, ऑक्सीजन चार्ज में स्टेबल, अनचार्ज्ड है ड्यू टू रेजोनेंस। हाँ ऑक्सीजन इज अनचार्ज इन बी स्पीसीज। तो यहां देखो, अब देखो पाई बॉन्ड को तो काउंट नहीं कर सकता, ये लोन पेयर काउंट करूंगा, ये लोन पेयर काउंट करूंगा और एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करूंगा, तो हाइब्रिडाइजेशन 3 वाला आ गया। 3 वाला आ गया तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया। तो फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, बट फिनोल में जो आएगा वो sp3 आएगा। फिनोल के अंदर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। बट अगर कोई चांस ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन का, मान लो मैं ये करूं, ये वाला एग्जांपल देता हूं बेटा,
अंदर कुछ नहीं बनाया बेंजीन में, तो रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। देखो बेटा, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड अंदर डबल बॉन्ड होता तब रेजोनेंस होता, तो इसमें तो नो रेजोनेंस। अब रेजोनेंस ही नहीं हो सकता तो मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है, मुझे तो करना पड़ेगा। तो अब मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन दूंगा तो मुझे काउंट करना ही पड़ेगा, इवन नेगेटिव स्पीसीज में मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 4 वाला आ जाएगा sp3। रेजोनेंस हो सकता है चार्ज हटाने के लिए तभी करो, चार्ज हटाने के लिए नहीं करना है तो फिर आपको नहीं करना। तो दैट्स ऑल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, और काफी डिटेल मैंने देखो आपको लेटिस एनर्जी, सोल्युबिलिटी, एस ब्लॉक वाला कंसिडर कर लिया। पी ब्लॉक के बहुत सारे क्वेश्चन देखो मैंने, P4 P410, तो जो बेसिक जहां पर आप कम से कम अटको नहीं क्वेश्चन करने में, तो वो हमने कर लिए है। तो ये हमारा कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो स्टार्ट करूंगा, इसके बाद आपका करूंगा मोल कंसेप्ट। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया, पेरियोडिक टेबल किया एंड केमिकल बॉन्डिंग किया। देन नाउ वी विल गो विद द कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट क्लास से हम मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं इसकी डीपीपी शेयर करूंगा आज आपसे, और जो टेस्ट भी होगा तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? Okay, sir. ओके बेटा, नाउ आई एम लिविंग। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अभी। Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू बेटा।